हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट फोर्थ। इसके पहले हम लोग ने पार्ट थर्ड, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट में और इस पे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। और उसके पहले हम लोग ने मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड जो थ्योरी है हमारी, उसको भी हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न जो हैं 31 से लेकर 40 तक, इनको हम लोग पढ़ेंगे। और इनको हमने पढ़ाने के लिए कुछ ऐसे इमेजेस वगैरह का यूज़ किया है। तो हमारे स्लाइड में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं हम अब अपने आज के पहले प्रश्न से। यहाँ पर ये जो प्रश्न है हमारा, यह एक ऐसा प्रश्न है जहाँ पर कि हमें कुछ निर्देश दिए होते हैं, जिनमें कि कुछ ऐसा निर्देश होता है कि प्रत्येक प्रश्न में दो कथन होते हैं। कथन एक, जिसको कि हम लोग अभिकथन या अंग्रेजी में असर्शन भी कहते हैं, और कथन दो, जिसको कि हम लोग कारण या इंग्लिश में रीजन भी बोलते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 वैकल्पिक उत्तर भी होते हैं, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होता है। आपको नीचे नीचे दिए गए कोड ABCD में से एक का चयन करना है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था। कथन एक, प्रक्षेपण कोण tan इनवर्स 4 के लिए एक प्रक्षेप की क्षैतिज दूरी और अधिकतम ऊंचाई समान होती है। कथन दो, एक प्रक्षेप की अधिकतम परास वेग के वर्ग के समानुपाती और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर आपके पास विकल्प हैं। ए, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दो कथन एक के लिए सही व्याख्या है। बी, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दो कथन एक के लिए सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन एक सही है, कथन दो गलत है। डी, कथन एक गलत है, कथन दो सही है। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका समय। आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखें। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी। अगर हम इसको हल करना चाहें तो देखिए ये कैसे होगा। प्रक्षेप का क्षैतिज परास अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन का यूज करना होता है, या इस इक्वेशन का यूज करना होता है, जो कि हमें बताता है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर R मैक्स जो है वो है यू स्क्वायर बाई जी, और थीटा को जब हम लोग ने यहाँ पर 45 पुट किया तो बन गया 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इस कारण से जो हमारा क्षैतिज परास है, जो कि एकदम अधिकतम हो सकता है, वो निकल कर आ गया R मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। अब अगर हम प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की बात करें, तो H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G होगा। अगर हम लोग H इक्वल टू R लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को कैलकुलेट करके इधर पर रखें, और जी से जी क्योंकि इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन 2 थीटा को हम लोग ने लिख दिया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्योंकि जब हम लोग इस तरीके से ऐसे लिखेंगे, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर बचेगा साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा। और ये जो साइन थीटा बाई 2 है, उसमें कॉस थीटा आ जाएगा नीचे डिवाइड पर, और 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई पर, जिसकी वजह से साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू 4। यानी कि अगर हम यहाँ से थीटा निकालें तो निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स 4। अब अगर आप देखें, जो हमारे कथन दिए हुए थे दो, तो दोनों कथनों में से जो पहला कथन है, उसमें क्या दिया हुआ है कि प्रक्षेपण कोण कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 4। तो एक प्रक्षेप की क्षैतिज और अधिकतम ऊंचाई समान होती है। तो हमने इसी कंडीशन को लेते हुए इसको कैलकुलेट किया है, जिसके कारण से हमें पता चला कि tan इनवर्स 4 निकल कर आ रहा है। यानी कि जो हमारा कथन एक है वो एकदम सही है। और अगर हम कथन दो की बात करें कि एक प्रक्षेप की अधिकतम परास वेग के वर्ग के सीधे अनुपाती और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये भी एकदम सही है कि ये रहा हमारा अधिकतम परास
और यहाँ अधिकतम क्षैतिज परास, और ये जो है वो है यू स्क्वायर बाई जी, यानी कि जो वेग है हमारा, वेग के स्क्वायर के समानुपाती है, और जो हमारा ये गुरुत्वाकर्षण है उसके उससे ये जो गुरुत्वाकर्षण है वो व्युत्क्रमानुपाती है हमारे क्षैतिज परास का, वो भी कौन सा, अधिकतम क्षैतिज परास जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस हिसाब से जो दोनों कथन हैं वो हमारे सही हैं। बट यहां पर बात यह है कि जो कथन 2 है वो पहले कथन का सही और संपूर्ण हमारा एक तरीके से कह लीजिए जो कारण है वो नहीं है, वो संपूर्ण कारण नहीं है इसका। इस कारण से हम ये कहेंगे कि जो हमारा उत्तर बी होगा वो करेक्ट होगा, जिसपे कि ये बताया गया है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, परंतु कथन 2 हमारा सही कारण नहीं है कथन 1 का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भी हमारा बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है, जिसमें कि इसमें भी उसी तरीके से हमें निर्देश दिए गए हैं कथन 1 और कथन 2 के लिए। यहाँ पर जो कथन 1 है वो दिया गया है, लक्ष्य को मारने के लिए एक व्यक्ति को अपनी राइफल को लक्ष्य की दिशा में इंगित करना चाहिए। कथन 2, गोली की क्षैतिज परास प्रक्षेपण के क्षैतिज कोण पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो कथन हैं, कथन 1 कथन 2, क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, क्या हैं ये जो 4 विकल्प हैं हमारे। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 2 कथन 1 के लिए सही व्याख्या है। बी वाला कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 2 कथन 1 के लिए सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। इनमें से कौन सा हमारा विकल्प सही होगा ये हमें बताना है। तो अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा आपका समय। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करें। अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है डी। और अगर इसके हल को हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि ये जो दोनों कथन है इससे हमें जांचना होगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। अगर दोनों सही हैं तो फिर क्या दूसरा पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये भी हमें जानना होगा। तो मान लीजिए कि एक लक्ष्य को मारने के लिए एक आदमी अपनी जो राइफल है उसे एकदम हमारे जहां पर भी निशाना लगाना है उसकी तरफ इंगित करता है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या वहां तक वो चीज पहुंच जाएगी, ऐसा है या नहीं, वो चीज हमें देखना है। अब होता क्या है कि अगर कोई एक आदमी किसी लक्ष्य को भेदने के लिए अपनी राइफल को लक्ष्य की दिशा में ही इंगित करेगा, तो समय के साथ जब यहां से एक प्रक्षेप निकलेगा और उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करेगा, तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वो उसको उस पे एक्ट होकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, जिसके कारण से जिस लक्ष्य को हमें भेदना था वो लक्ष्य हमारा नहीं, हम उसको भेद पाएंगे। यानी कि जो हमारा कथन 1 है वो गलत है कि अगर हमें एक लक्ष्य को मारना है तो राइफल को लक्ष्य की दिशा में ही इंगित करना होगा। हमें थोड़ा सा उसके जो क्षैतिज परास होता है उसको समझते हुए और जो उसका हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा बनता है उसकी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उस लक्ष्य को भेदने के लिए अपनी राइफल को उसी के हिसाब से उस दिशा में इंगित करना चाहिए। यानी कि जो हमारा पहला कथन है वो गलत है। फिर इस पे अगर हम लोग देखें दूसरे कथन को, तो गोली की क्षैतिज परास क्षैतिज के साथ प्रक्षेपण के कोण पर निर्भर करती है। बिल्कुल सत्य। यहाँ पर जो हमारा क्षैतिज परास है वो डिपेंड करता है गोली की उस हमारे कोण पर, जो शुरुआती दौर पर जो हमारा वेग होता है वो बनाता है क्षैतिज के साथ, जितना भी कोण वहां पर बनता है। तो एक लक्ष्य को मारने के लिए आदमी को अपनी राइफल को लक्ष्य से ऊंचे बिंदु पर निशाना लगाना चाहिए, क्योंकि गोली गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊर्ध्वाधर विक्षेपण का सामना करती है, और जिस कारण से हमें उसको भी काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ थोड़ा ऊंचाई पर जहां पर भी हमें निशाना भेजना है उससे थोड़ा ऊपर इंगित करना होगा।
अब जो दूसरा कथन है उस पे जैसे कि इस पे लिखा है कि कोण पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल R इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि जो R है वो थीटा पर हमारा निर्भर करता है। आइए बढ़ते हैं अब नए प्रश्न की तरफ। यहां पर ये रहा आपके सामने नया प्रश्न। यह प्रश्न भी हमारे पिछले दो प्रश्नों की तरह है, जहां पर कि हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद कथन और फिर विकल्प मौजूद हैं। अगर हम कथन एक की बात करें तो इसमें दिया गया है तीन वेक्टर ओ ए कॉमा ओ बी और ओ सी का परिणामी, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे चित्र में दिखाया गया है, आर 1+√2 है, और यहाँ पर जो आर है वो वृत्त की त्रिज्या है। कथन दो जो हमें दिया गया है वो है ओ ए प्लस ओ सी, और यहाँ पर ओ बी के साथ ये कार्य कर रहा है, और अगर हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी, और ओ बी के साथ ये यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो अब देखिए क्या होगा, क्या ये दोनों कथन हमारे सही हैं या नहीं है, जो भी होगा ये हमें अब बताना होगा। तो हमारे पास विकल्प क्या क्या है, वो है ए वाला, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन दो कथन एक के लिए सही व्याख्या है। बी, कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन दो कथन एक के लिए सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। बी, कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है। तो इसमें से कौन सा हमारा जो विकल्प है वो सही होगा, इसके लिए अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये रहा आपका समय। आइए अब इस प्रश्न का हल हम देखते हैं। अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि दोनों ही प्रश्न सही हैं, और कथन दो कथन एक का जो है वो सही हमारा कारण है। तो देखिए, अगर हम ओ ए की बात करें तो ये ओ ए क्या है, इधर, तो ओ ए बराबर ओ सी, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये त्रिज्या है इस हमारे वृत्त की। तो ओ ए बराबर ओ सी। अगर हम अब यहां से देखें कि ओ ए प्लस ओ सी और ओ बी जो है वो क्या है, द्विविभाजक है इसका। जो ओ बी है वो क्या है, इसका द्विविभाजक है, यानी कि समद्विभाजक हम लोग कह सकते हैं इसको, कि ये जो कोण हमारा 90 अंश का जो यहाँ पर बन रहा था, ए सी, यहाँ पर ये सी ओ ए, इसको ये दो बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। इस कारण से हम लोग ओबी को सम द्विभाजक कह सकते हैं। तो ओबी द्विभाजक के साथ है और इसका परिमाण है आर कॉस 45 या फिर R√2। यानी कि अगर हम लोग इसको निकालना चाहें कि ओबी कितना होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं कि इस आर का इस डायरेक्शन पर वो निकल कर आ जाएगा R√2। अब यहां से ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी अगर हम लोग करते हैं ओ बी के साथ, तो इसका परिमाण निकल कर आ जाएगा 2R√2 प्लस आर, यानी कि R1+√2। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये हमारा जो प्रश्न है इस पे भी हमारे पास दो कथन है, कथन एक कथन दो। कथन एक में हमें दिया गया है आई प्लस जे और आई के बीच का कोण है 45 डिग्री। यहां पर जो आई प्लस जे दिया गया है ये एक हमारा वेक्टर है, और ये जो आई है ये एक वेक्टर है। तो आई प्लस जे और आई के बीच का कोण हमें 45 डिग्री दिया गया है। कथन दो में फिर ये कहा गया है कि आई प्लस जे, और यहां पर जो है वो आई और जे दोनों के लिए समान रूप से शामिल है, और आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो क्या दोनों विकल्प सही हैं, यानी कि अगर हम विकल्प की बात करें या दोनों कथन सही हैं या नहीं, तो अगर हम विकल्प की बात करें तो ए जो होगा वो होगा कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दो कथन एक के लिए सही व्याख्या है। बी, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दो कथन एक के लिए सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन एक सही है, कथन दो गलत है। डी, कथन एक गलत है, कथन दो सही है। तो अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो ये रहा समय।
आइए इसके जो हमारा सॉल्यूशन है उसको देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर ए होगा, यानी कि ये जो दोनों कथन है वो हमारे सही हैं। जो आई प्लस जे है वो हमारा बराबर तरीके से अपना जो पार्टिसिपेशन है वो करता है आई और जे में, और जो आई और जे का एंगल उनके बीच में है वो 90 डिग्री होता है। ये हम लोग को पता है कि आई और जे के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पर आई प्लस जे की अगर हम लोग बात करें कि वो कितना निकल कर आएगा और आई कितना होगा, उसके बीच का कोण कितना होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू आई प्लस जे डॉट आई, नीचे ये जो हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किया है इसका ही यहाँ पर हम मॉड ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा आई प्लस जे और यहाँ पर आई, यानी कि इसका जब हम लोग मॉड निकालेंगे इसका तो 1 निकल कर आ जाएगा, इसका मॉड 1, जबकि इसका जो मॉड होगा ये निकल कर आ जाएगा √2, जिससे कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/√2, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/√2। और इसको जब हम लोग बराबर लिखेंगे, अगर लिखना चाहें कि कॉस के टर्म्स पर किस एंगल पर 1/√2 की वैल्यू ये वैल्यू होती है, तो ये बन जाएगा कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। यहां से थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, थीटा यानी कि 45 डिग्री, जो कि हमारे पहले कथन के अनुसार सही है, यानी कि पहला कथन हमारा सही है। इसी तरीके से कथन 2 की हम लोग बात करें तो वो भी हमारा सही है, और ये ऐसा जो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वही उसी से हमें पता चल रहा है कि आई प्लस जे और आई के बीच का कोण 45 डिग्री, यानी कि कथन 2 सही होने के साथ ही साथ यह कथन 1 का सही कारण भी है। आगे बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न पर। यदि F1 और F2 दो समान परिमाण F के सदिश हैं, ऐसे कि F1 डॉट F2 का अगर हम लोग मॉड लेते हैं तो ये बराबर होगा F1 क्रॉस F2 का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो F1 और F2 बने हैं ये बोल्ड लेटर्स पर बने होंगे, ये आपको हो सकता है कि समझ पे ना आ रहा हो, जबकि ये यहाँ पर क्या है, बोल्ड लेटर्स पर बने होंगे, जिसके कारण से यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स का। इसी तरीके से यहाँ पर इन दो वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कुछ आपको समझाने के लिए। तो F1 प्लस F2 के बराबर है, हमारे पास ये कंडीशन है और हमें ये चीज पता करनी है। तो इसके जो विकल्प हैं वो है हमारे ए √2 प्लस √2 इंटू एफ, बी 2f, सी f√2, डी इनमें से कोई नहीं। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। यह रहा आपका समय। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करें। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए। कैसे? देखिए यहां पर जो हमें दिया गया है F1 डॉट F2 का मॉड बराबर F1 क्रॉस F2 का मॉड, तो यहां पर ये दोनों वेक्टर हैं और ये बोल्ड आपको हो सकता है समझ पे ना आ रहा हो, तो ये ऐसा होगा। अब यहां पर इसके अनुसार ये बन जाएगा F1, ये जो F1 और F2 के परिमाण है वो दोनों बराबर है, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा बराबर है, F के बराबर है। तो हम यहाँ से जब लिखते हैं तो ये हो जाता है F1 F2 cos थीटा, यानी कि ये बन जाएगा FF cos थीटा, और इधर बन जाएगा FF sin थीटा। तो FF से F कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा आ जाएगा नीचे यहाँ पर भाग में, तो ये बन जाएगा tan थीटा बराबर 1, जिससे कि थीटा बराबर 45 डिग्री बन जाएगा। यानी कि F1 प्लस F2 का अगर हम लोग मॉड लेते हैं तो ये बन जाएगा कितना, √2 प्लस √2f, जो कि हमारे पहले वाले उत्तर के बराबर होगा, यानी कि ए वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक पत्थर को एक बिंदु पर मानना है जो d दूरी पर है, उस बिंदु से h की ऊंचाई पर है जहां से पत्थर शुरू होता है, तो प्रारंभिक वेग u का मान क्या होगा यदि पत्थर थीटा कोण पर छोड़ा जाता है। विकल्प हमारे पास है ए g अपॉन कॉस थीटा √d/2 ब्रैकेट में d tan थीटा माइनस h, बी वाला ऑप्शन है d/cos थीटा √g डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में d tan थीटा माइनस h, सी हो जाएगा √g d² h cos² थीटा, और डी हो जाएगा √g d² बाई d माइनस h।
अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। यह रहा इसका उत्तर, यह रहा आपका समय। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करें। इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी। और इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो प्रक्षेप द्वारा कवर की गई ऊर्ध्वाधर दूरी जो है वो हमें दी गई है, वो मान लीजिए यहाँ पर जो दी गई है वो h दी गई है। तो हो जाएगा h इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और जो हमारा एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन पर होगा वो हो जाएगा d इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। या फिर अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये बन जाएगा t इक्वल टू डी बाई यू कॉस थीटा। यानी कि अगर हम समीकरण 2 से मान लें और समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें तो हमें प्राप्त होगा h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू डी बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2g डी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग जब u को निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा। इसको हम अगर थोड़ा सा इसका सरलीकरण करें तो ये हमें मिल जाएगा u इज इक्वल टू डी बाई कॉस थीटा अंडर रूट जी बाई टू ब्रैकेट में डी टेन थीटा माइनस एच। यानी कि हमारा बी वाला जो विकल्प था वह सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर बी हमारा निकल कर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रक्षेप के लिए दो प्रक्षेपण कोणों का समान दूरी r हो सकती है यदि t1 और t2 दो मामलों में उड़ान का समय हो। तो उड़ान के दोनों समयों का गुणनफल सीधे अनुपाती होता है। विकल्प हमें हमारे पास है ए आर, बी 1/r, सी 1/r स्क्वायर, डी आर स्क्वायर। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो यह रहा आपका समय। आइए अब इस प्रश्न को हम हल करें। जो इसका उत्तर होगा वह होगा एक। ये कैसे होगा आइए इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि रेंज है t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो प्रश्न के अनुसार जो प्रक्षेप की रेंज दी गई है यहाँ पर, क्योंकि ये हमें एक पूरक कोणों की तरीके से दिया गया है। जिसको पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका जो जब हम लोग इनको जोड़ते हैं तो हम ये दोनों का जो आंसर होता है वो हमें 90 डिग्री मिलता है। तो T1 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा और T2 हो जाएगा TU साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो फिर से अगर हम लोग प्रक्षेप की रेंज निकालें तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जिससे कि अब हमारे पास जो ये T1 T2 है इनका हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा T1 T2 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। अब ये जो साइन 90 माइनस थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा के बराबर, जिसके कारण से 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा। और बचे हुए यानी कि u इनका गुणनफल करके हम यहां पर लिख सकते हैं u स्क्वायर। और ये जो एक 2 बचा है इसको हम लोग यहां पर 2 ऐसे लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर, जिससे कि T1 T2 इक्वल टू 2r बाई जी हो जाएगा। जहां पर जो r है वो हमारा क्षैतिज परास है। ये जो r है वो ये दे रखा है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसी को यहाँ पर हमने जब पुट किया तो हमें मिल गया 2r बाई जी। यानी कि अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो 2 है और g है वह तो हमारा कांस्टेंट है, जिसके कारण से हम इसको लिख सकते हैं कि T1 इंटू T2 समानुपाती है R के। यानी कि जो हमारा विकल्प ए है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक प्रक्षेप को I+2j मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग दी जाती है जहां I जमीन के साथ और j ऊर्ध्वाधर दिशा में है। यदि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसके प्रक्षेप पथ का समीकरण है। यह जेईई मेन 2013 का प्रश्न है। विकल्प इसके होंगे ए y इक्वल टू x माइनस 5x स्क्वायर, बी
y इक्वल टू 2x माइनस 5x², सी 4y इक्वल टू 2x माइनस 5x², डी 4y इक्वल टू 2x माइनस 25x²। तो इसमें से कौन सा हमारा जो विकल्प है वह सही होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो यह रहा आपका समय। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा बी। आइए इसको निकालते हैं। तो जो हमें प्रारंभिक वेग दिया गया है वो है u इक्वल टू आई प्लस 2j मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अगर हम लोग वेग का परिमाण निकालना चाहें, यानी कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो वो निकल कर आएगा u इक्वल टू अंडर रूट 1² प्लस 2² इक्वल टू रूट 5 मीटर पर सेकेंड। तो प्रक्षेप का जो प्रक्षेप पथ समीकरण होता है वो होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग ने टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं तो वहां से ये निकाल लिया 2/i करके। ये जो हमारा प्रक्षेप का जो शुरुआती वेग था, प्रारंभिक वेग जो था, उसके जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करके टेन थीटा में से हम उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि टेन थीटा कितना है, 2 है। तो इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर जब हम लोग इस 2² को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 4, और फिर यहाँ पर जो ये टेन थीटा इस पे हम लोग 2 पुट करेंगे। तो इस समीकरण में, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में जब हम लोग ने टेन थीटा के वैल्यू को जब इस पे पुट किया तो ये बन गया y इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस 10x² बाई 2 रूट 5² और ब्रैकेट में 1 प्लस 2²। अब 1 प्लस 2² में से ये जो 2² है वो इधर बन जाएगा 4, और ये 1 वैसा का वैसे ही है। ये बन गया x², ये 10 मल्टीप्लाई में, और 2 इंटू 5 हो गया ये, और यहाँ पर बन जाएगा 2x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 4 बन गया 5, जिससे कि 5 से ये 5 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इस 2 से 10 को हम विभाजित कर सकते हैं, जो कि हमें देगा 5, यानी कि 2x माइनस 5x²। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x²। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक कण जिसका द्रव्यमान m है, इसको वेग v के साथ 30 डिग्री के कोण पर क्षैतिज के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। जब कण अपनी अधिकतम ऊंचाई h पर होता है तो प्रक्षेप का प्रक्षेपण बिंदु के साथ कोणीय संवेग का परिमाण कितना होगा। यहां पर अब हमें विकल्प दिए गए हैं 4। ए वाला है √3 mv² बाई 2g, बी है 0, सी है mv³ बाई √2g, और डी है √3 mv³ बाई 16g। अब हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। यह रहा आपका समय। आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम देखें। तो अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो होगा डी। कैसे होगा, आइए इसको देखते हैं। प्रक्षेप का कोणीय संवेग हम निकाल सकते हैं L बराबर mvh/r परपेंडिकुलर से, जहां पर कि जो vh है वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर वेलोसिटी, यानी कि mv cos थीटा इंटू h, जहां h अधिकतम ऊंचाई है, जिसके कारण से m v cos थीटा और ये v² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g ये हो जाएगा, जो कि अधिकतम ऊंचाई को दर्शा रहा है इस जगह पर। तो जो L होगा वो हो जाएगा mv³ sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बाई 2g, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं √3 mv³ बाई 16g, थीटा बराबर 30 डिग्री कोण के लिए। तो इस हिसाब से हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न की ओर। किसी भी समय t पर एक गतिशील कण के निर्देशांक x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब और y इक्वल टू बीटा टी क्यूब द्वारा दिए गए हैं। समय t पर कण की गति दी जाती है। हमारे पास विकल्प है ए टी स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
बी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सी 3t रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डी 3t स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। यह रहा आपका समय। आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम देखें। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो वो होगा डी। और ये कैसे निकल कर आया? देखिए, क्योंकि हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, एक है x बराबर अल्फा टी क्यूब और दूसरा है y बराबर बीटा टी क्यूब। x दर्शा रहा है उस हमारे डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को जो कि x अक्ष पर है, और y दर्शा रहा है y एक्सिस पर जो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां से अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके एक डिस्प्लेसमेंट बनाना चाहें तो वो बन जाएगा r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टू अल्फा टी क्यूब आई प्लस बीटा टी क्यूब जे। यहां से अब हमें, क्योंकि इस कण के वेग को पता करना है या इस कण के गति को पता करना है, तो हम इस r को डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी कि v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, जिससे कि हमें यहां पर मिल जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर आई प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर जे। जब हम इस गति का परिमाण निकालना चाहें तो ये निकल कर आ जाएगा मॉड ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस 9 बीटा स्क्वायर टी टू द पावर 4, जहां से कि 9 टी टू द पावर 4 यह बाहर हमारा आ जाएगा इस वर्गमूल के बाहर, और ये हमें मिलेगा टी स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि हमारा जो उत्तर डी है, जो उत्तर है वो डी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो आज का लेक्चर था वह आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी तरीके से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।